Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. आज के इस वीडियो के अंदर हम MEG 11 यानी कि अमेरिकन नॉवल की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नॉवेल्स को कवर करेंगे जो जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं टोटल 4 नॉवेल्स आपको बताऊंगी, फिर उसमें से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसका आंसर कर पाओगे अगर हमें नॉवल का पूरा बैकग्राउंड पता होता है, उसके थीम्स हो गया, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होती है तो हम जो है क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत इजीली कर पाते हैं। अगर आपको MEG 11 या फिर आपके जो भी आगे के सब्जेक्ट कोड हैं 13, 14, 15, 16, 17, 19, हमारे पास सारे के सारे MEG कोर्सेज के लिए जो गेस्ट पेपर्स हैं और नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपको उन्हें परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आपको उस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करना है एंड ईजिली आप अपना जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज कर सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहली जो नॉवल हम यहाँ पे गाइस आज कवर करेंगे वो है आपकी विलियम फॉकनर की नॉवल। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विलियम फॉकनर कौन है। ठीक है। सो विलियम फॉकनर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन नॉवलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के ये एक बहुत ही बड़े नॉवलिस्ट थे एंड ही वॉज बॉर्न इन द मिसिसिपी। हिज राइटिंग्स फोकस ऑन हिस्ट्री, कल्चर एंड सोशल इशूज ऑफ द अमेरिकन साउथ। तो मिसिसिपी में बॉर्न हुए थे और इनकी जो राइटिंग्स है उसमें हमें साउथ अमेरिका जो रीजन है वहाँ के हिस्ट्री, वहाँ के कल्चर, उन सब के बारे में पता चलता है। अचीवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है लिटरेचर में। उसके अलावा 2 और इनको फिक्शन के लिए प्राइज़ मिले हैं, अ फैबल एंड द रिवर्स। उसके अलावा स्क्रीन राइटर के तौर पे इन्होंने हॉलीवुड में काम भी किया है। तो अपने राइटर के बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है, आंसर राइटिंग में हेल्प होती है। लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो मॉडर्निज्म के टाइम पीरियड में थे ये और इनको जाना जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। मोस्ट ऑफ हिज वर्क आर सेट इन द फिक्शनल योक योकना पतवाह काउंटी। तो ये एक लोकेशन है, ये एक फिक्शनल जगह है। ठीक है। पथफा, योगना पथफा काउंटी, यहाँ पे जो अमेरिकन साउथ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो गाइस क्या है, ये एक फिक्शनल जगह है और इनकी कहानी के अंदर जो भी ये नॉवेल्स लिखते हैं इनके वर्क में हमें इस फिक्शनल जगह के बारे में, इस फिक्शनल जगह पे ही वो सेट होती हैं। तो कौन कौन सी थीम्स हैं जिनके बारे में इन्होंने लिखा, साउथ की सोसाइटी के डिक्लाइन, रेस एंड आइडेंटिटी, फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स, ह्यूमन सफरिंग्स, मॉरल स्ट्रगल्स, ये सारे थीम्स पर ये लिखते हैं। कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिसमें से जो आपके सिलेबस में है वो है लाइट इन ऑगस्ट। ठीक है। क्या है गाइस, लाइट इन ऑगस्ट, जो कि 1932 का नॉवल है। इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है ये, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट नॉवल है हमारे राइटर की, विलियम की। तो ये एक जो फिक्शनल टाउन है जेफरसन, जेफरसन एक फिक्शनल टाउन है मिसिसिपी में। इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ रेस, आइडेंटिटी, आइसोलेशन, हिस्ट्री, ह्यूमन एंडोरेंस थ्रू 3 इंटरकनेक्टेड स्टोरीज। तो यहाँ पे हमें इस कहानी में इस नॉवल में 3 कहानियाँ देखने के लिए मिलती हैं और 3 कहानियाँ वेरियस जो थीम्स हैं ना उन्हें क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी नॉवल की थीम्स, तो रेस, आइडेंटिटी, इससे जुड़ी हुई थीम्स हमें इस नॉवल में देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन से मेजर इसमें हमारे थ्रेड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक है जो क्रिसमस, जो अपनी आइडेंटिटी के सर्च में है। तो जो क्रिसमस इज अ ट्रेजिक फिगर हु स्ट्रगल्स विद अनसर्टेनिटी अबाउट हिज रेशियल बैकग्राउंड। तो क्योंकि अपने रेशियल बैकग्राउंड को लेकर उसको कंसर्न है तो वो स्ट्रगल कर रहा है। बिलीविंग ही मे हैव ब्लैक एंसेस्ट्री, ही फील्स एलियनेटेड फ्रॉम बोथ वाइट एंड ब्लैक कम्युनिटीज। तो यहाँ पे जो एक और थीम हम देखेंगे यहाँ पे एलियनेशन का, यानी कि अलगाव का। उसे दोनों ही कम्युनिटी से अलगाव महसूस होता है। उसका जो रिलेशनशिप है जोआना बर्डन के साथ वो वायलेंटली खत्म होता है जब वो उसको मार देता है। तो आफ्टर बीइंग हंटेड बाय द टाउन जो इज कैप्चर्ड एंड किल्ड, सिंबलाइजिंग द रेशियल टॉलरेंस ऑफ द अमेरिकन साउथ। इसके बाद लीना ग्रोव जो कि एक प्रेग्नेंट यंग वुमेन है, वो एक सिंबल है लाइफ एंड होप का, जो अपने सर्च में निकली हुई है अपने चाइल्ड के फादर के। सो अनलाइक जोस ट्रेजिक जर्नी, लीना की जो स्टोरी है उसकी स्टोरी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, लीना के माध्यम से हमें कहानी में होप, एंड्योरेंस एंड रिन्यूअल देखने के लिए मिलता है। सो विद द हेल्प ऑफ बायरन बंच शी कंटिन्यूज हर जर्नी डिस्पाइट्स मैनी डिफिकल्टीज। तो बहुत सारी जो
परेशानियां हैं उनका सामना करने के बाद भी वो बायरन की हेल्प से अपनी जर्नी में थोड़ा बहुत वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। देन रिवर एंड हाई टावर जो कि पास्ट में जी रहे हैं, तो हाई टावर इज अ फॉर्मर मिनिस्टर ट्रैप्ड बाय मेमोरीज ऑफ द सिविल वॉर एंड पर्सनल फेलियर। थ्रू हिज इन्वॉल्वमेंट विद लीना एंड जो ही ग्रेजुअली रिकनेक्ट विद द सोसाइटी। तो वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पुरानी मेमोरीज में ट्रैप हो रखा है और अपने पर्सनल फेलियर की वजह से वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है। बट लीना एंड जो के साथ मिलकर धीरे धीरे वो सोसाइटी के साथ रिकनेक्ट करता है, कंपैशन की वैल्यू, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें वो सीखता है। तो यहाँ पे आपको इस नॉवल में इन 3 कैरेक्टर्स के बारे में लिख कर आना है। एंड देन आप नैरेटिव टेक्निक की बात करोगे तो जो पूरी नॉवल है उसमें हमें नॉन लीनियर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब पास्ट के इवेंट भी प्रेजेंट में मिक्स कर दिए जाते हैं, फ्लैशबैक्स होते हैं जो कैरेक्टर के पास्ट को दिखाते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं जो रीडर्स की हेल्प करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के थॉट्स एंड मोटिवेशंस को जानने में। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे कि हमने राइटर के उसमें भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, जो कैरेक्टर्स की इनर फीलिंग्स हैं और जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखाए गए हैं। सो मेजर थीम्स आपकी आ जाती हैं रेशियल प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, पर्सनल आइडेंटिटी की सर्च, आइसोलेशन, द बर्डन ऑफ हिस्ट्री, एंड्योरेंस, रिन्यूअल, ये सारे थीम्स हैं इसके अंदर। कौन कौन से सिंबल्स हैं, तो लाइट इन ऑगस्ट जो कि स्पिरिचुअल इंसाइट को सिंबलाइज करता है, जो क्रिसमस एक क्राइस्ट लाइक ट्रेजिक फिगर है जो सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी के प्रेजुडाइसेस की वजह से सफर कर रहा है, जोआना बर्डन जो कि रेशियल गिल्ट और हिस्ट्री का बर्डन रिप्रेजेंट करते हुए, लीना ग्रोव है जो फर्टिलिटी, लाइफ और कंटिन्यूटी का सिंबल है। तो ओवरऑल एट द फाइनल कंक्लूजन, जो लाइट इन ऑगस्ट है वो एक पावरफुल मॉडर्निस्ट नॉवल है जो क्रिसमस के जो ट्रेजिक सर्च है अपनी आइडेंटिटी का और लीना ग्रोव की होपफुल जर्नी के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है। सो थ्रू दीज कैरेक्टर्स फॉकनर ने एग्जामिन किया है रेस, हिस्ट्री एंड द ह्यूमन स्ट्रगल फॉर मीनिंग इन द अमेरिकन साउथ। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे राइटर पे जो कि हेनरी मिलर है, एंड ही वॉज अ फेमस अमेरिकन राइटर and he was known for his bold unconventional style and his challenge to traditional literary rules। तो उनका जो वर्क है उसमें हमें ऑटोबायोग्राफी, फिलोसफी, सोशल क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इनका जो स्टाइल है, उन्होंने लार्जली सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स को लिखा है जो उनकी खुद की ही लाइफ पर बेस्ड थे। जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं वो उन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो स्टाइल है उसको इन्होंने भी अपनाया है, कंबाइंड विद द एवरीडे रियलिटी विद द फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शंस, एंड ही बिकेम नोन फॉर ब्रेकिंग सोशल एंड लिटरेरी टैबूज। तो जो पुराने टैबूज हैं उनको ब्रेक करने के लिए, सामाजिक जो टैबूज होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए इन्हें जाना जाता है। इनके मेजर वर्क में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ब्लैक स्प्रिंग है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो उनकी काफ़ी फेमस नॉवल है, एज अ स्ट्रगलिंग राइटर इन पेरिस, उसके बारे में बताती है। ब्लैक स्प्रिंग जो कि स्टोरीज का कलेक्शन है, एसेस का जो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज और आर्टिस्टिक ग्रोथ को दिखाता है। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें ब्लैक स्प्रिंग है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड उनकी जो बुक्स हैं काफ़ी सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स में और ब्रिटेन में बैन रही थी बिकॉज उनका जो कंटेंट था काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लिसिट था। लेटर जब कोर्ट ने डिसीजंस लिए तो फिर उनका पब्लिकेशन अलाउ हुआ एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिटरेचर में मिलता है। सो ब्लैक स्प्रिंग के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि एक एक्सपेरिमेंटल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है बाय हेनरी मिलर। सो रेदर देन फॉलोइंग अ ट्रेडिशनल प्लॉट, ये एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड स्टोरीज का, एसेस का, जो चाइल्डहुड की मेमोरीज को ब्लेंड करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फिलोसफी, आर्टिस्टिक रिफ्लेक्शंस, इन सबको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो थीम्स हम इस नॉवल में देखते हैं उसमें आज के समय में जो मॉडर्निटी की वजह से डिके है और जो एलियनेशन है वो दर्शाया गया है। जो टाइटल ब्लैक स्प्रिंग, ये एक ऐसे वर्ल्ड को सिम्बलाइज कर रहा है, वो वर्ल्ड, वो दुनिया जो अपनी वाइटैलिटी और अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज को खो चुका है। तो मिलर यहाँ पे एक मॉडर्न सोसाइटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो परेशानियां होती हैं, जो एलियनेशन होता है, उसको दर्शा रहे हैं। यानी कि वो सोसाइटी को मटीरियलिस्टिक बता रहे हैं, मैकेनिकल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आज का जो समाज है वो ऐसा हो गया है जो इमोशनली एम्प्टी है। सो द बुक ट्रेसेस द नैरेटर्स जर्नी टुवर्ड बिकमिंग एन आर्टिस्ट। तो कैसे जो हमारे नैरेटर हैं वो एक आर्टिस्ट बन जाती हैं, उसकी पूरी जर्नी है इस किताब के अंदर। मिलर आर्ग्यूज दैट ट्रू क्रिएटिविटी रिक्वायर्स फ्रीडम फ्रॉम सोशल कन्वेंशन एंड एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस। तो क्या अगर आपकी जर्नी है एक आर्टिस्ट की तरह तो आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए और क्रिएटिविटी जब ही आएगी जब आप फ्री होगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम है, अपनी आइडेंटिटी की खोज है, उसके बारे में जोर दिया गया है।
द वर्क सेलिब्रेट द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिजेक्ट द रिजिड सोशल मॉरल रूल्स। तो ब्लैक स्प्रिंग के अंदर हमने क्या देखा कि ये जो पूरी नॉवल है ना, ये फ्रीडम, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको सपोर्ट करती है, और जो पुराने सोशल और मॉरल रूल्स है ना उनको रिजेक्ट करती है। सो द नैरेटर सीक्स अ लाइफ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस। सो मैनी जो सेक्शंस है वो मिलर के चाइल्डहुड के बारे में है, जब उनका ब्रुकलिन में चाइल्डहुड बीता था। सो दीज मेमोरीज हेल्प एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, हिज इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक विजन। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसमें आपका आएगा द 14th वार्ड। तो ये मिलर का चाइल्डहुड दर्शाता है ब्रुकलिन में, और नेबरहुड के बारे में है, और एक विविड पिक्चर दिखाता है वहाँ की वर्किंग क्लास की लाइफ के बारे में, और किस तरीके से किसी बच्चे के जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसके वर्ल्ड व्यू को शेप प्रोवाइड करते हैं, वो हमें यहाँ से पता चलता है। थर्ड और फोर्थ डे ऑफ स्प्रिंग जो है वो फोकस करता है मेमोरीज पे, फैमिली के रिलेशनशिप्स पे, अर्ली एनकाउंटर्स। तो ओवरऑल जो नैरेटर की लाइफ के साइकोलॉजिकल रूट्स हैं, उसके फियर्स एंड एम्बिशंस हैं, उन्हें यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है। द एंजल इन माई वाटर मार्क, तो यहाँ पे वो पेंटिंग को यूज करते हैं एज अ मेटाफर फॉर आर्टिस्टिक क्रिएशन, सजेस्ट दैट जेन्युइन आर्ट कम्स फ्रॉम स्पॉन्टेनिटी एंड इमेजिनेशन रेदर देन स्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो यहाँ पे गाइस देखो, ध्यान रखना कि वो आर्ट के अंदर फ्रीडम की ज्यादा बात करते हैं, कि जो जेन्युइन आर्ट होती है ना वो अपने आप आती है, इमेजिनेशन से आती है, किसी भी तरीके की स्ट्रिक्ट प्लानिंग से हम एक जेन्युइन, एक रियल आर्ट नहीं बना सकते हैं। देन इसके अलावा एक और सेक्शन है जो है अ सैटरडे आफ्टरनून, जो पेरिस में सेट है मिलर की एडल्ट लाइफ के बारे में, जहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट करता है फ्रीडम ऑफ पेरिस विद द रिस्ट्रिक्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे उन्होंने जो नैरेटर की ग्रोथ है एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, वो इस वाले फ्रेगमेंट में सैटरडे आफ्टरनून में बताया हुआ है। तो ओवरऑल जो नॉवल है उसका स्टाइल अगर हम बात करें तो उसमें हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए मिलती है, यानी कि जो थॉट्स हैं, जो मेमोरीज हैं, वो नेचुरली फ्लो होते हैं। स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है क्योंकि चीज़ें पास्ट और प्रेजेंट के बीच में फ्रीली मूव करती हैं। सर रियलिज्म है, मतलब कि रियलिटी, ड्रीम्स, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें हमें मिक्स देखने के लिए मिल रही हैं। और जो वॉइस है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि जो बाउंड्री है बिटवीन द ऑथर एंड द नैरेटर वो यहाँ पे हमारी ब्लर हो चुकी है। सो वाई दिस इज सिग्निफिकेंट, तो ब्लैक स्प्रिंग गाइस एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट टेक्स्ट है जो एक्सप्लोर कर रहा है आर्टिस्टिक फ्रीडम को, पर्सनल आइडेंटिटी को, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल स्टाइल है ना वो ही लेटर जनरेशन्स के लिए बना, और इसे कहा जाता है बीट जनरेशन। तो ब्लैक स्प्रिंग एक आपका मेमोयर है और आर्टिस्टिक मैनिफेस्टो की तरह है, और उसमें हमें राइटर के मेमोरीज, उनका रिफ्लेक्शन, स्टोरी टेलिंग देखने के लिए मिलती है। तो मिलर ने यहाँ पे जो स्ट्रगल है इंडिविजुअल का, वो व्यक्ति जो फ्रीडम, क्रिएटिविटी, मीनिंग की तलाश करता है मॉडर्न वर्ल्ड में, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया है। फिर आपके नेक्स्ट राइटर हैं N. Scott Momaday, and he is a renowned Native American novelist, poet, essayist, and a storyteller. गाइज ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इंडिजीनियस राइटर है अमेरिकन लिटरेचर के, एंड अमेरिका में जो रिनेसा टाइम पीरियड था ना, उधर एक लीडिंग फिगर की तरह है। इनके अचीवमेंट में हम देखते हैं हाउस मेड ऑफ डॉन, जो कि आपके सिलेबस में भी है, इन्हें मेडल ऑफ आर्ट्स मिला है। लिटरेरी स्टाइल की बात करते हैं तो उन्होंने नेटिव अमेरिकन जो ट्रेडिशन है और मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उन दोनों को ब्लेंड किया है। इम्फेसिस देते हैं वो स्पिरिचुअल कनेक्शन पे बिटवीन द पीपल एंड द नेचर। लैंग्वेज पोइटिक है, मिथ्स, लेजेंड्स, ये सब लिखते हैं वो। थीम्स की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने काफ़ी सारे थीम्स को एक्सप्लोर किया, नेटिव अमेरिकन आइडेंटिटी, कल्चरल सर्वाइवल, alienation and displacement, relationship between the human and the nature, memory, storytelling, language। तो ये सारे जो थीम्स हैं, आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके राइटर कौन कौन सी थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स में ये आपका हाउस मेड ऑफ डॉन आ जाता है, द वे टू रेनी माउंटेन, द नेम्स, आ मेमोयर, ये सारे आते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की हैं। सो मोमाडे का रोल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है नेटिव अमेरिकन वॉइसेस को मेन स्ट्रीम में लेकर आने के लिए। अब हम चलते हैं हमारी नॉवल पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
नॉवल से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, हाउस मेड ऑफ डॉन इज अ प्यूलिट्जर प्राइज विनिंग नॉवल। इसके अंदर जो कहानी है ना वो एक बच्चे की है जिसका नाम है एबल, a young Native American veteran who struggles to find his identity after running from World War II। तो वर्ल्ड वॉर टू से भागने के बाद अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करने का जो स्ट्रगल है एबल का, वो देखा जाता है नॉवल में। द नॉवल एक्सप्लोर्स द कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, एलिनेशन, हीलिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ नेटिव ट्रेडिशन। समरी की बात करें तो एबल अपने घर आता है to his reservation in New Mexico after the World War II. He feels disconnected. Now अपने कल्चर से उसको डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है और नॉर्मल लाइफ में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा। After becoming involved with the Angela St. John, he kills an albino man whom he sees a symbol of evil and sent to prison। तो वो एक व्यक्ति को मार देता है। आफ्टर हिज रिलीज फिर वो जाता है कहाँ पे, लॉस एंजल्स में। सो ही मूव्स टू लॉस एंजल्स थ्रू अ गवर्नमेंट रिलोकेशन प्रोग्राम। अब जब वो वहाँ पे जाता है ना तो उधर उसको काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस, डिस्क्रिमिनेशन, अल्कोहलिज्म, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और अर्बन लाइफ को वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा। So he becomes increasingly isolated and is severely beaten by a policeman। एबल का जो फ्रेंड है बेन बेनली, तो यहाँ पे हमें हीलिंग देखने के लिए मिलती है, वो उसकी परवाह करता है। थ्रू दी सॉन्ग्स and memories of his heritage, Abel begins to recover spiritually and emotionally। फिर धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, रिकवर होने लग जाता है। So he returns to his reservation and spend time with his dying grandfather Francisco। So उसके ग्रैंडफादर की डेथ के बाद वो ट्रेडिशनल डॉन रेस को ज्वाइन करता है। ये एक्ट दिखाता है कि वो किस तरीके से अपने कल्चर और स्पिरिचुअल रीबर्थ से कनेक्टेड है। तो जो इसमें हमें नॉवल में थीम्स देखने के लिए मिलते हैं वो कल्चरल एलिनेशन का थीम है, जहाँ पे एबल अपने नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन और मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी के बीच में फंसा हुआ है और उसको लगता है कि वो किसी भी वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है। आइडेंटिटी का क्राइसिस है। जो नॉवल है वो एग्जामिन करती है द स्ट्रगल टू मेंटेन द कल्चरल आइडेंटिटी। एक ऐसी दुनिया जो रैपिडली मूव कर रही है, ऐसी दुनिया में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने में कितने स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है वो इस नॉवल में दिखाया गया है। इसमें हमें नेटिव सॉन्ग्स, रिचुअल्स, सेरेमनीज, ये सब देखने के लिए मिलते हैं कि कैसे वो अपने ट्रॉमा से रिकवर करता है और सेंस ऑफ पर्पस उसमें रिगेन होती है। नेचर के साथ कनेक्शन दिखाया गया है। कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो है एबल जो कि प्रोटैगनिस्ट है, जो आइडेंटिटी और ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रहा है। फ्रांसिस्को उसके ग्रैंडफादर हो गए। बेनली जो कि उसका फ्रेंड है। एंड तोजामा अ नेटिव अमेरिकन टीचर जो लैंग्वेज और कल्चर के बारे में उसके साथ डिस्कस करता है। एंजेला एक वाइट वुमेन जो कि एबल के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। सो ओवरऑल जो स्टाइल है इसमें हमें नॉन लीनियर देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग नैरेटर हैं और उनके पर्सपेक्टिव्स हैं। रिच पोइटिक डिस्क्रिप्शन आप इसमें देखते हो लैंडस्केप का और कल्चर का। वेरियस सिंबल्स जैसे कि डॉन, जो डॉन है वो रिन्यूअल, होप, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिंबल है। द नाइट चैंट यहाँ पे हीलिंग और रिस्टोरेशन का सिंबल है। द डॉन रेस एंड लैंडस्केप, ये रिकनेक्शन, लैंडस्केप आपका मेमोरी, स्पिरिचुअलिटी, एंसेस्ट्रल हेरिटेज का सिंबल है। सो फाइनली आपका कंक्लूजन आ जाएगा। हाउस मेड ऑफ जो डॉन है गाइस वो एक पावरफुल नॉवल है अबाउट द कल्चरल डिस्प्लेसमेंट एंड हीलिंग। तो एबल की जर्नी से जो एलियनेशन से रिन्यूअल की तरफ जाती है उससे मोमा डे ने दिखाया है कैसे ट्रेडिशन, कम्युनिटी कनेक्शन जो हमारे लैंड के साथ होता है, अगर हम मतलब कभी भी अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं ना तो हमारा ट्रेडिशन, कम्युनिटी कनेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं। सो इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ नेटिव अमेरिकन लिटरेचर। फिर आपका नेक्स्ट राइटर जो है वो है एलिस वॉकर जो कि एक रियोन्ड अमेरिकन नॉवलिस्ट है, पोइट है, एसेइस्ट है, ठीक है, और एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, ठीक है। सो फीमेल है ये एलिस वॉकर, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी नॉवल के बारे में पढ़ेंगे। एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइस, इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन और ब्लैक फेमिनिस्ट लिटरेचर में लिखा है। एंड ऑल्सो शी इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जिन्हें ये पुलिट्जर प्राइज मिला था फिक्शन का फॉर द कलर पर्पल। और जो कलर पर्पल है यही हमारे सिलेबस में है। इनको नेशनल बुक अवार्ड मिला हुआ है एंड वुमनिज्म का जो टर्म है इनके द्वारा दिया गया है।
तो सिंपल इमोशनल लैंग्वेज यूज़ करती हैं, लैंग्वेज रियलिस्टिक है और फ्रिक्वेंटली वो जो लेटर्स हैं, डायलेक्ट है, वर्नाकुलर स्पीच है, वो सारा हम इसमें देखते हैं। थीम्स वही रेसिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी, ब्लैक वुमेन्स के बारे में, फैमिली, सिस्टरहुड, ये सारे थीम्स हैं। इंपॉर्टेंट वर्क में कलर पर्पल है, जिसमें सीली की जर्नी हम देखते हैं कि कैसे वो ऑपरेशन से सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस की ओर जाती है। एवरीडे यूज, मेरिडियन, इन सर्च ऑफ आर मदर्स गार्डन, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। सो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन जो वुमेन्स है ना, उनको एक वॉइस प्रदान की थी। नाउ लेट्स डिस्कस द कलर पर्पल, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। द कलर पर्पल इज एलिस वॉकर्स मोस्ट फेमस नॉवल and the winner of the Pulitzer Prize for Fiction. Written in the forms of letters, it tells the story of Celie. तो यहाँ पे सीली की कहानी है, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जो ऑप्रेस्ड थी, अब्यूज्ड थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था, और वो इन सब चीज़ों से ओवरकम कर रही है और क्या अचीव कर रही है दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस। तो सीली जो कि एक पुअर ब्लैक गर्ल है, जॉर्जिया में रहती है, उसको उसके स्टेप फादर अब्यूज करते हैं, लेटर उसका हस्बैंड उसको अब्यूज करता है। नाउ शी इज सेपरेटेड फ्रॉम हर सिस्टर नेटी एंड बिलीव्स शी मे नेवर सी हर अगेन। टू एक्सप्रेस हर पेन शी राइट्स लेटर्स टू गॉड। तो ऑपरेशन एंड सफरिंग इसमें दिखाया गया है। देन उसकी अवेकनिंग दिखाई गई है। उसकी लाइफ बदल जाती है जब वो शुग एवरी से मिलती है, एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट ब्लूज सिंगर। शक बिकम सीलीज फ्रेंड, उसका गाइड बनता है, उसको एक इमोशनल सपोर्ट देता है। शी डिस्कवर्स नेटीज हिडन लेटर्स विच रिवील दैट नेटी इज अलाइव एंड वर्किंग इन अफ्रीका। तो फिर उसको अपनी बहन भी मिल जाती है और उसको एनकरेजमेंट मिलता है शक से, और फिर वो स्टैंड अप करती है एल्बर्ट के खिलाफ। फिर वो मेम्फिस जाती है, अपनी खुद का सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करती है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाती है, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है। एल्बर्ट रिफॉर्म्स और जो डेवलपमेंट है और रिस्पेक्टफुल फ्रेंडशिप उनका हो जाता है, रीयूनियन हो जाता है। नेटी अफ्रीका से वापस आती है सीली के बच्चों के साथ। जो नॉवल है ख़त्म हो जाती है जॉयफुल फैमिली रीयूनियन में, और एक पीस और फुलफिलमेंट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो मेजर थीम जो इस नॉवल में एक्सप्लोर किए गए हैं वो रेस, जेंडर और क्लास ऑपरेशन का है। नॉवल में ब्लैक वुमेन का जो डिस्क्रिमिनेशन है रेस, पॉवर्टी, जेंडर को लेकर, वो दिखाया गया है। महिलाओं को कितना सपोर्ट चाहिए, वुमेन की जो फ्रेंडशिप होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और उनका जो रिलेशनशिप है सोफिया, नेटी, शगेवरी के साथ, वो दिखाया गया है। सीली जो एक साइलेंट विक्टिम थी, वो कैसे सेल्फ डिस्कवरी करती है और एक कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाती है। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है गॉड की, वो स्ट्रिक्ट पेट्रियार्कल इमेज से ब्रॉडर स्पिरिचुअल बिलीफ में कन्वर्ट होती है, विच इज़ बेस्ड ऑन लव, नेचर एंड ह्यूमन कनेक्शन। सो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सीली जो कि ऑपरेशन से एम्पावरमेंट की तरफ जा रही है, नेटी उसकी सिस्टर, शग एवरी जो एक इंडिपेंडेंट सिंगर होता है, और इसीलिए ये हेल्प करता है टू डिस्कवर हर वर्थ। एल्बर्ट है जो कि उसका अब्यूजिव हस्बैंड है, हु लेटर रिफॉर्म, उनका मतलब रियूनियन हो जाता है। सोफिया एक स्ट्रॉन्ग वुमेन जो रेजिस्ट करती है मेल डोमिनेशन एंड रेशियल ऑपरेशन को। लिटरेरी टेक्निक्स में हम देखते हैं एपिस्टोलरी फॉर्म है, यानी कि लेटर्स के माध्यम से नॉवल दिखाया गया है और जो रीडर को डायरेक्ट एक्सेस देता है सीली के थॉट्स और इमोशंस में। वर्नाकुलर लैंग्वेज है, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन स्पीच पैटर्न्स एंड डायलेक्ट हैं इसके अंदर। जो लैंग्वेज है वो सीली का बैकग्राउंड, उसकी पर्सनल ग्रोथ को दर्शाता है। सिंबल्स हैं द कलर पर्पल, जो कि ब्यूटी, जॉय, डिग्निटी को दर्शा रहा है, लाइफ के अप्रिसिएशन को दर्शा रहा है। लेटर्स कम्युनिकेशन, होप और इमोशनल सर्वाइवल के लिए हैं। ठीक है। सो कलर पर्पल एक लैंडमार्क वर्क है अफ्रीकन अमेरिकन और फेमिनिस्ट लिटरेचर का। ये हाईलाइट करता है ब्लैक वुमेन के स्ट्रगल्स को वाइल सेलिब्रेटिंग रिजाइलियंस, सिस्टरहुड एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। द नॉवल इज अ पावरफुल स्टोरी ऑफ सर्वाइवल, सेल्फ डिस्कवरी एंड एम्पावरमेंट। सो थ्रू सीलीज जर्नी एलिस वॉकर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कैसे लव, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट किसी भी इंडिविजुअल को ऑपरेशन से ओवरकम करने में हेल्प करती है और उसकी आइडेंटिटी को रिक्लेम करने में मदद करती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं।